हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप कोई चेस टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो तो उसके लिए एक सही तरीके से प्रिपेयर कैसे करना चाहिए ताकि आपको जितना भी नॉलेज है, आपको जितना चेस खेलना आता है, आप अपने फुल पोटेंशियल से वहां पर खेल पाओ। वरना ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि उनका लेवल तो इधर होता है, मतलब उनको खेलना अच्छे से आता है, लेकिन परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम रह जाता है और उस वजह से स्कोर्स उतने अच्छे नहीं आ पाते। तो 10 पॉइंटर्स मैं आपको बताने वाला हूं, जिन चीजों का आप ध्यान रखो और उस तरीके से आप प्रिपेयर करो। हो सकता है आपका टूर्नामेंट कुछ दिनों में हो सकता है एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद हो, एक महीने बाद हो, या फिर 2 महीने बाद हो, कभी भी हो सकता है। तो कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, हम लोग देखेंगे। अगर कुछ दिनों में भी आपका टूर्नामेंट है तो कुछ पॉइंटर्स डेफिनेटली ऐसे भी है जो आप इंस्टेंटली अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज, टूर्नामेंट में आप जा रहे हो तो टूर्नामेंट के रूल्स आपको पता होने चाहिए। देखो, चेस खेलने के रूल्स अलग होते हैं। जब हम टूर्नामेंट में जाते हैं तो थोड़े से एडिशनल रूल्स होते हैं वहां पर, जैसे क्लॉक के रूल्स हो गए, आर्बिटर को कैसे बुलाना है उसके रूल्स हो गए, क्लॉक को कब पॉज करना है, ड्रॉ कब ऑफर करना है, इलीगल मूव अगर आपका ओपोनेंट करता है तो उस केस में क्या करना है, इन सबके एक रूल है, एक करेक्ट तरीके से करना होता है। वरना अगर इलीगल मूव आपका ओपोनेंट करेगा फिर भी आपको इलीगल मिल सकता है अगर आप क्लेम उसको गलत तरीके से करते हो तो। ठीक है, तो मैंने रूल्स का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 पार्ट 2, आप डेफिनेटली वो देख सकते हो। और एक चीज क्या होती है ना, कुछ कुछ टूर्नामेंट्स में कभी कभी ऐसे हो जाता है कि वहां के जो आर्बिटर्स होते हैं, पता नहीं उन्होंने कहाँ से लाए हुए रहते हैं, उनको खुद को ही रूल्स नहीं पता होते। और ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं, आप जाके वहां के कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हो कितनी चीजें, कि रूल्स पता नहीं होने के कारण भले ही उनकी गलती नहीं थी, प्लेयर्स की खुद की, फिर भी उनको इलीगल मिल गया या फिर लॉस मिल गया। तो ऐसी चीजें आपके साथ ना हो। आपको अगर प्रॉपर रूल्स पता है तो आप डेफिनेटली खुद के लिए अच्छे से वहां पर स्टैंड ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप खुद के लिए मतलब देख रहे हो, आप खुद या तो टूर्नामेंट खेलने जा रहे होगे या फिर आप एज अ पेरेंट इस वीडियो को देख रहे होगे जिनका बच्चा शायद टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर करने जा रहा है, तो आप इन रूल्स को अच्छे से एक बार समझ लो। इजी रूल्स होते हैं, बहुत कुछ हार्ड नहीं है, पर पता होना चाहिए। सेकेंड पॉइंटर, बोर्ड विजन, वो भी ऑफलाइन ऑन द बोर्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओ। अभी देखो, अभी एक ऐसा टाइम है ना कि हमारी मैक्सिमम प्रैक्टिस, इवन मेरी खुद की भी, ऑनलाइन ही होती है। हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर खेलते हैं और उस वजह से बहुत से बार ना जो बोर्ड को देखने का विजन है वो हमारे माइंड में अच्छे से बैठ नहीं पाता है। तो आपको बहुत एक सिंपल चीज करनी है जो मैं आपको बताता हूँ आप क्या कर सकते हो बोर्ड विजन इंप्रूव करने के लिए। पहली चीज, अगर आपको खेलने के लिए कोई पार्टनर है डेफिनेटली आप खेलो। सेकंड चीज, अभी तो चेस क्लब्स का भी कंसेप्ट पॉपुलर हो रहा है, तो आप नियर बाय चेस क्लब्स में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो अपने टूर्नामेंट से पहले। अगर आपको वो भी नहीं करना, घर पे आप सिंपली थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के पजल्स बोर्ड पर अरेंज करके उसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आपका पजल सॉल्विंग भी हो गया, टैक्टिक्स का भी इंप्रूवमेंट हो गया और आपका बोर्ड विजन भी इंप्रूव हो जाएगा। तीसरी चीज, क्लॉक का प्रैक्टिस। अभी देखो, हम ऑनलाइन खेलते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आप मूव खेलोगे तो टाइमर जो है अपने आप प्रेस हो जाएगा, लेकिन जब आप टूर्नामेंट में जाओगे तो आपको मूव खेलने के बाद खुद के हाथ से क्लॉक को प्रेस करना पड़ता है। हमने ये चीजें ग्रैंड मास्टर्स के गेम्स में वगैरह आपने डेफिनेटली वीडियोस में देखा ही होगा। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस आप करके जाओ। हो सकता है आप लोगों के पास में चेस क्लॉक ना हो, मैक्सिमम लोगों के पास में घर पे चेस क्लॉक नहीं होती है। सिंपली आप एक चीज करो, फोन में एक ऐप डाउनलोड करो, चेस क्लॉक नाम से ऐप आता है, तो उसमें आप डेफिनेटली उस तरीके का आपका प्रैक्टिस उसमें आराम से हो जाएगा। तो मतलब कैसे है कि आप जब टूर्नामेंट खेलने जाओगे तो आपको ऐसा ये नहीं रहना पड़ेगा कि आपको बार बार बस क्लॉक की तरफ ध्यान रखना है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि फुल कंसंट्रेशन से गेम नहीं खेला जाता। तो इसलिए क्लॉक का प्रैक्टिस याद से करते हुए जाना। पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका ना एक फिजिकल प्रिपरेशन हर चीज का एक वो एक अलग होता है, बट टूर्नामेंट में हम खेलने जा रहे हैं तो एक आपका मेंटल प्रिपरेशन होना चाहिए। अगर आप एज अ पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको खुद को भी और आपके बच्चे को भी आप इस तरीके से थोड़ा सा मेंटली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि टूर्नामेंट में थोड़े डिफिकल्ट लेवल्स के प्लेयर आएंगे। डेफिनेटली आप कुछ गेम्स लूज करने ही वाले हो सकता है ज्यादा गेम्स भी लूज करो। तो आपकी मेंटेलिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगर एक गेम, 2 गेम, 3 गेम हार भी गए तो भी हम में उतना पोटेंशियल, हम उतने क्या कह सकते हैं, विल पावर के साथ में आगे बढ़ते रहने चाहिए कि ठीक है हार गए कोई बात नहीं, लेट गो, फोकस ऑन द नेक्स्ट गेम। नहीं तो मैंने देखा है बहुत से बच्चों का, क्या एडल्ट्स का भी ऐसा होता है कि 2-3 गेम हार गए तो टूर्नामेंट छोड़ के चले जाते हैं। वैसे आप में से भी किसी ने ऐसा किया होगा तो मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बताना।
ठीक है, मैंने देखा है ये चीजें होती है। तो बट ये हमको नहीं करना है। आप टूर्नामेंट में जा रहे हो, भले ही आप मान लो 8 राउंड का टूर्नामेंट है, आप 3 गेम भी हार गए तो भी आप 4 गेम खेलो, अपने फुल पोटेंशियल से अच्छे से खेलो, क्योंकि आपको एक चीज याद रखनी है कि ये आपका कोई आखिरी टूर्नामेंट नहीं है। ओके, और अगर आप ऐसा सोचोगे कि अरे यार आज तो फॉर्म नहीं चल रहा है, मैं अगली बार कोई टूर्नामेंट में प्रिपेयर करके हुए आऊंगा और फिर खेलूंगा, तो वैसे नहीं। अभी आपने रजिस्टर कर लिया है, 3 गेम हो गए, 5 गेम आप और खेल सकते हो, क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम टूर्नामेंट्स में ऐसा ही होता है, स्विस सिस्टम होता है, और स्विस सिस्टम में आपको सारे के सारे राउंड्स खेलने मिलते हैं। तो डेफिनेटली आप सारे राउंड्स खेलो, मेंटली प्रिपेयर रहो कि ठीक है हारे तो भी चलेगा, सारे राउंड्स खेल के ही वापस आना है। फिफ्थ पॉइंट, ये सारा तो हो गया प्रिपरेशन टूर्नामेंट रिलेटेड पार्ट। अब आपको जो ऑन द बोर्ड, मतलब जब आप वहां पे खेलने वाले हो तो क्या क्या चीजें आपकी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है पजल। पॉइंट नंबर 5 हमारा पजल्स है। आपको ज्यादा से ज्यादा पजल्स करने की कोशिश करनी है, कम से कम। अब मान लो अगर आपके पास में मतलब 2 वीक्स का टाइम है टूर्नामेंट के लिए, तो कम से कम टूर्नामेंट से 2 वीक्स पहले तो भी, वैसे तो मैं 1 मंथ रिकमेंड करता हूँ, बट कम से कम 2 वीक्स तो भी आपके डेली 25 to 30 पजल्स होने चाहिए, वो भी थोड़े अच्छे लेवल के। ऐसा नहीं कि आप बहुत इजी लेवल के कर रहे हो, पजल तो आपको रोज डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, कंटिन्यूअसली 25 से 30 पजल रोज, कम से कम 2 हफ्ता। 1 महीना रिकमेंडेड है, बट फिर भी चलो 2 हफ्ता तो भी कर लो। सिक्स्थ चीज, वैसे ये चीज मैं कभी प्रिपरेशन के लिए वगैरह रेकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन अब आप क्योंकि टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ पॉइंट है ओपनिंग प्रिपरेशन। मतलब आप क्या खेलने वाले हो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मैं अगर टूर्नामेंट यहाँ पे खेलने जा रहा हूँ, तो फिर मुझे पता होना चाहिए कि भाई अगर मैं व्हाइट साइड से खेलूंगा तो फिर मैं क्या खेलने वाला हूँ, मैं D4 खेलूंगा या फिर E4 खेलूंगा, ये मुझे घर पे से ही पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मैं वहां जा रहा हूँ और फिर वहां में जाके पहले के मेरे ओपनिंग मूव सोच रहा हूँ, नहीं। आपको पता होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा प्रिपरेशन है कि मैं D4 खेलता हूँ, तो मेरा ओपोनेंट क्या क्या खेल सकता है, मेरा ओपोनेंट D5 खेल सकता है, या फिर नाइट F6 खेल सकता है, या फिर C5 खेल सकता है, या फिर E6 खेल सकता है। ऐसे मतलब बहुत सारे अलग अलग ओपनिंग्स है जो कि पॉसिबल है। तो आपको वो सारे ओपनिंग्स जो जो भी पॉसिबल है वो सारे देखने पड़ेंगे एक बार। थोड़ा सा आपका 6-7 मूव का तो भी प्रिपरेशन होना चाहिए, व्हाइट साइड से भी ब्लैक साइड से भी। ब्लैक साइड से आप कैसा करोगे, ब्लैक साइड से आपको प्रिपेयर करना है कि भाई ओपोनेंट E4 खेलेगा तो आप क्या खेलोगे, D4 के लिए क्या खेलोगे, C4 के लिए क्या खेलोगे। ठीक है, ये 3 सबसे पॉपुलर है। उसके अलावा अगर आपको देखना है B3 आप एक देख सकते हो, और नाइट F3 आप देख सकते हो। तो आपके बट वो दो आप नहीं देखोगे तो भी चलेगा, बट E4 और D4 ये दो मेन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ओपोनेंट ये खेलेगा तो एज अ ब्लैक आप क्या खेलने वाले हो, आपका प्रिपरेशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये हो गई ओपनिंग प्रिपरेशन की बात। कम से कम 7-8 मूव का प्रिपरेशन करके जाओ। हो सकता है आपने जो ओपनिंग सोचा है या फिर प्लान किया है या प्रिपेयर किया है शायद आ जाए, या फिर ना भी आए, नहीं भी आया तो हम हमारा लॉजिकल कंसेप्ट वाइज हम लोग खेलने ही वाले। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि भाई जो आपका मिडल गेम और एंड गेम का आपको अब तक के जितना भी नॉलेज है, तो उसको आपको थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब मिडल गेम में आपने फॉर एग्जांपल एकदम बेसिक की अगर हम बात करें तो पिन, फोर्क, डिस्कवर्ड अटैक, ये चीजें आपने सीखी होगी, तो इसको एक बार रिवाइज कर लोगे। ठीक है, ऐसे ऐसे खेलना है, उससे रिलेटेड आप पजल्स वगैरह करके जाओ। एंड गेम में हो सकता है वन रूक चेकमेट, मुझे पता है कुछ लोगों को डिफिकल्टी जाती है इसमें थोड़ा, मतलब अगर आपको पता है उतना तो लेवल है आपका, तो अपोजिशन क्या होता है, थोड़े से एंड गेम कंसेप्ट देख कर जाओ। मैंने एंड गेम पर पूरा सीरीज बनाया हुआ है, तो आप उसमें से टॉपिक्स देख सकते हो। जैसे रूक एंड गेम्स में लुसीना एंड फिलेडोर पोजीशन बहुत ज्यादा कॉमन है। बिशप एंड गेम्स, नाइट एंड गेम्स किस तरह से खेले जाते हैं। मिडल गेम के लिए भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, डेफिनेटली आप वो भी चेक कर सकते हो, जिसमें स्ट्रेटेजीज बताई है अलग अलग, जैसे ओपन पोजीशन, क्लोज पोजीशन, इनमें कैसे खेलना है। नाइट हो आपके पास और बिशप हो तो ये दोनों के केस में कैसे खेलना है, कैसे पोजीशन बनाना है। तो ये आपका जो स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन है ये आपको करना पड़ेगा। और मेनली आप ऐसे प्रिपरेशन पे ध्यान दो जो आपको ऑलरेडी आता है। एकदम कोई नया कंसेप्ट आप सीखने के बारे में मत सोचो, स्पेशली जब आपका टूर्नामेंट कुछ दिन दूर है। हाँ, अगर आपका टूर्नामेंट 2 महीने या 4 महीने बाद है तो डेफिनेटली आपके पास टाइम है कि आप नए नए कंसेप्ट सीख सकते हो। एट्थ पॉइंट ये है कि जो भी आपने
ओपनिंग प्रिपेयर किया, स्ट्रेटेजी उससे रिलेटेड जो भी आपने प्रिपेयर की, तो उससे रिलेटेड गेम्स, ठीक है, ग्रैंड मास्टर लेवल के गेम्स आप देखो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद D4 प्रिपेयर करता हूँ तो उसमें क्वींस गैम्बिट आने के चांसेस है, क्वींस गैम्बिट ओपनिंग। तो मैं देखूंगा कि भाई क्वींस गैम्बिट में व्हाइट के ब्लैक के दोनों तरफ के क्या आइडियाज है, क्या अभी पॉपुलर में चल रहा है, कौन से ग्रैंड मास्टर्स ने अभी रिसेंट में खेला है, किसको मतलब अच्छा एडवांटेज मिला है क्या ओपनिंग्स में, कौन से मिस्टेक्स की वजह से डिसएडवांटेज मिला है। तो ये भी आप लोग गेम्स देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पॉइंट नंबर 9, आप जब प्रैक्टिस करोगे, अभी टूर्नामेंट आने वाला है तो डेफिनेटली आपको गेम्स तो खेलना ही है, ठीक है, पजल्स करना है, प्रिपरेशन करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो टूर्नामेंट का प्रिपरेशन होता है वो एक्स्ट्रा होता है कंपेयर टू आपका जो रेगुलर ट्रेनिंग वाला चीजें होता है उससे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका टाइम कंट्रोल है, ठीक है, पॉइंट नंबर 9 हमारा यही है कि जो भी आपका टाइम कंट्रोल है उससे आपको फास्ट गेम्स खेलने पड़ेंगे। मतलब अगर आपका टूर्नामेंट का मान लो टाइम कंट्रोल है 15+10, मतलब 15 मिनट मिलेगा, 10 सेकेंड्स का इंक्रीमेंट है, तो जब आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप 10+0 करो, आप 15-10 का प्रैक्टिस मत करो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो आपका थोड़ा सा स्पीड है वो भी आपको हेल्पफुल रहेगा। आपको 10 मिनट के इसके अंदर गेम आना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑन द बोर्ड खेलोगे तो ये जो 10 मिनट का चीज है प्रैक्टिस आप करके गए, तो आपको वहां पे 15 मिनट ना कम लगेंगे, आपको यहाँ 10 मिनट ज्यादा लगेगा लेकिन वहां 15 मिनट कम लगेगा, ऐसी चीजें होती है। 10th चीज सबसे इंपॉर्टेंट, भाई टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो तो याद से डेली प्रैक्टिस करना, ठीक है। मैंने देखा है बहुत लोग प्रिपरेशन तो करते हैं, प्रिपरेशन पे तो ध्यान देते ही है, लेकिन डेली पजल्स करना और डेली गेम्स खेलना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन स्ट्रेटेजिक चीजें सीखना ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको डेली प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। होप आप लोगों को समझ में आए होंगे पॉइंटर्स, आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। और भी अगर आपको टूर्नामेंट रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो कमेंट में पूछो। मैंने टूर्नामेंट रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, पूरे के पूरे एक प्लेलिस्ट में कंपाइल्ड है, तो हो सकता है आपके आंसर्स उन प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल हो, तो आप डेफिनेटली एक बार वो भी चेकआउट कर लेना। कैसा लगा वीडियो आपको, आप बताओ। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।